Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome again to all of you in the next lecture of pre-FSC online lectures. My name is Dr. Danial and I'm the head of Department of Biology for unique group of institutions. देखें, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया, मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया, वैक्सेस क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की फॉर्म में होते हैं, इंसेक्ट्स वैक्स को सिक्रीट करते हैं, ये मिक्सचर होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स के, ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है 25 से 35, अल्कोहल्स भी होते हैं, कीटोन्स भी होते हैं, ईस्टर्स भी होते हैं, एब्रेसिव डैमेज के तौर पे एक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स में भी मौजूद होते हैं। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, और ये C5H8 आपके पास है, इसका बॉन्ड अगर कंडेंस कर दें इसको तो ये रबर्स बना देंगे, कैरोटिनॉइड्स बना देंगे, स्टीरॉइड्स बना देंगे और टर्पीन्स बना देंगे और एज सच इसी फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहीं तक हमने इसको कंप्लीट किया था। अब हम शुरू करते हैं लास्ट ऑफ द लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो एक सीक्वेंस के अंदर इसको टेकअप करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स, देखिए फॉस्फोलिपिड्स के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ या कंपोज्ड ऑफ तीन चीज़ें, ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले ना इसकी कंपोजिशन क्लियर करें, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तीन चीज़ें जिसको मिलकर ये बना रहा है फॉस्फेटिडिक एसिड। किससे बना हुआ है? ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से और फॉस्फोरिक एसिड से। इसके अलावा यहाँ पे और चौथी चीज़ क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस नाम ही शो कर रहा है, क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। उसमें कौन है? कॉलिन, इथानॉलमाइन या सिरीन। इनमें से कोई सी एक बेस भी इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ यहाँ पे मौजूद है। ये कहाँ मौजूद होते हैं? वाइड स्प्रेड हैं बैक्टीरिया में, एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर। और इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है फॉस्फेटिडिक एसिड में वो है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब हम बेटे एक एक करके इसको टेकअप करते हैं विद रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर्स कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के साथ लिंक करके समझाऊंगा कि ये कैसे किस वे में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले तो फॉस्फेटिडिक एसिड देख लें, जाहिर सी बात है एस्टर है ये, तो ये होगा CH2O कार्बन डबल बॉन्ड OR, देन CH2O P डबल बॉन्ड O, OH एंड H। तो ये बेटे आपके पास है क्या? फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड इज मेड अप ऑफ दिस वन, तीन कार्बन्स या तीन एस्टर्स। यहाँ पे दो आपको बेसिकली एस्टर नज़र आ रहे हैं और थर्ड पॉइंट के ऊपर आपके पास एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे लगा हुआ है। और फॉस्फोरिक एसिड आप सब जानते हो H3PO4 के हवाले से यहाँ पे जाना जाता है और समझा जाता है और बेसिकली एडअप किया जाता है। अब अगर मैं इस फॉस्फेटिडिक एसिड को बना दूं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको आप लेसिटिन बोल रहे हो, तो वो देखें इधर, लेसिटिन क्या होता है? वाईवे का कॉमन सवाल है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज लेसिटिन? लेसिटिन इज नन अदर देन द फॉस्फेटिडाइल कोलिन। एक चीज़, दूसरा लेसिटिन या फॉस्फेटिडाइल कोलिन के अंदर
जो यहाँ पे हमने इसको देखना है और इसको क्लियर अप करना है यहाँ पे, उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि ये होता कहाँ पे है। तो ये चूँकि रिच सोर्स ऑफ लिपिड है, तो ये याद रखिएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एग योक में होता है। एग योक इसका रिचेस्ट सोर्स है लेसिटिन का हमारी डाइट के अंदर। और अंडे की जर्दी को भी खाना चाहिए, उसकी वजह ये कि अगर एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह ये कि उससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार, या बॉडी के अंदर कुछ गुड लिपिड्स भी होते हैं, कुछ बैड लिपिड्स भी होते हैं, तो गुड लिपिड्स के अंदर उसकी मिकदार को बैलेंस रखने के लिए बहरहाल ये ज़रूरी है। अब हम इसको बनाते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है। CH2O कार्बन डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे मैंने इसको ब्लू से बना रहा हूँ। ये जो मैंने ब्लू से बनाया ना बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस है कोलिन। CH2 होल ट्वाइस, N पॉजिटिव, CH3 होल थ्राइस। ये नाइट्रोजनस बेस जिसका क्या नाम है, कोलिन, और ये इस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब ज़रा गौर करें इस स्ट्रक्चर में और ये जो पहले हमने बनाया फॉस्फेटिडिक एसिड, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ एक है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है कोलिन वो एडअप हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब इसका नाम क्या आ गया, लेसिटिन या फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जो जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। MCQ सुनिएगा। पहला MCQ जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट ऑन विच कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा C3। ठीक है, अच्छा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज प्रेजेंट या इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर क्या होगा, लेसिटिन, या आंसर इसका क्या होगा, एग योक, अगर डाइट सोर्स के तौर पे इसको पूछते हैं और जानते हैं। तो ये आपके पास है। ये अब इसको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन की वे में बेटा एलेबरेट करता हूँ, सो दैट आप इसको बेसिकली समझ सकें, जान सकें और क्लियर अप कर सकें। आपकी किताब में इसी सफ़े पे ये बना हुआ है, मैं ज़रा 3-4 इकट्ठे बना रहा हूँ। ये 4 मैंने बनाए हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो हेड है ये फॉस्फेट हेड है, फॉस्फेट हेड है जो बेसिकली बना हुआ है एज पोलर बना हुआ, और ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक बेटे मतलब होता है वाटर लविंग है। और इसके नीचे 2 आपको चेन्स नज़र आ रही हैं जो नॉन पोलर हैं, इनको मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ये 2 फैटी एसिड्स चेन है, नॉन पोलर, क्या हाइड्रोफिलिक होंगी या फोबिक होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। द आंसर टू दिस इज ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक वे में एग्जिस्ट करेंगी, हाइड्रोफोबिक। देखें ये आपके पास है फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। आप अगर पूछो, अगर आप जानो और अपनी थिंकिंग को इन्हांस करो, तो जो फॉस्फोलिपिड है वो बना इससे हुआ है। किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट हेड जो हाइड्रोफिलिक है, जो पोलर है, और 2 फैटी एसिड चेन्स जो अगेन हाइड्रोफोबिक हैं और नॉन पोलर हैं। इसका मतलब वाटर अगर यहाँ से एंटर हो सकता है तो आगे उसको गुजरने नहीं दिया जाएगा और वो कतन भी आगे पास नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब देखें इसमें ना, इस सारे टॉपिक में जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन वाइज टॉपिक था इसको एक्सप्लेन किया, इस सारे टॉपिक का मसला सबसे बड़ा क्या है। इस सारे टॉपिक का सबसे बड़ा मसला ये कि ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर ये बेटे तैयार नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को करने से पहले ना अपने माइंड को क्लियर अप करें कि ये स्ट्रक्चर वही है जो आपने पीछे ट्राइग्लिसराइड का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। और ट्राइग्लिसराइड के बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिस तरह ये एग्जिस्ट करता है, उसी के अंदर फिर अगर आप अमेंडमेंट कर दें तो वो कॉलिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कॉलिन के बाद अगर आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो फॉस्फेट हेड और 2 फैटी एसिड
चेन है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और जो फैटी एसिड चेन्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, और जो फॉस्फेट हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और पोलर है, और ये इसी फॉर्म में एज सच यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों ये आपके पास था लिपिड्स का मुकम्मल टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इसको क्लियर अप कर लिया होगा। ये इसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम टेकअप करेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स एक बड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है, तो कोशिश करेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता एक सीक्वेंस के अंदर करते चले जाएं। अब प्रोटीन्स को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQ प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल। ठीक, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल। तो ये तो होगी प्रोटीन की एक बेसिक चीज़। अगर कोई आपसे पूछे द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड एनी कंपाउंड ऑन द इन द सेल, तो आंसर क्या प्रोटीन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इसका होगा वाटर। अगर मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड देखना तो वाटर, अगर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना तो फिर उसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। सो दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल। अच्छा, सेकंड MCQ बड़ा अच्छा पूछा जाता है। दे कंप्राइज ऑफ ओवर 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है, ओवर 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल जो है ये कंप्राइज करते हैं। इसका मतलब जो सेल का ड्राई वेट है, ड्राई वेट का क्या मतलब होगा कि वाटर कंटेंट या सॉल्युबल कंटेंट निकाल दो तो जो बाकी बचता है वो ड्राई कंटेंट है। तो ये इसको 50% से ज़्यादा ये प्रोटीन है। अच्छा, कहाँ होते हैं ये प्रोटीन्स? ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे या सेल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे पहले तो करते हैं ना कि इसकी बने किससे हुए। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। वर्ड नोट कर लीजिए। पॉलीमर्स क्या होते हैं? वो जो मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं उनको पॉलीमर्स बोलते हैं। किसके पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, किसके पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के। और यहाँ पे आपके पास चार चीज़ें होती हैं, CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, तो आंसर क्या होगा? अमाइनो एसिड्स आर few to 3000। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं? वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटे, ये इसकी इंट्रो के अंदर था। अभी अमाइनो एसिड्स को बाद में टेकअप करते हैं। पहले एक जर्नल पैराग्राफ है विद रिगार्ड्स टू द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, तो हम उसको टेकअप करेंगे। फंक्शंस, या इस तरह भी बोर्ड में आ सकता है ये, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे पॉइंट्स बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स फिर जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। पहला, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सही है, हेडिंग्स बना के कीजिएगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेल के, मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ठीक है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, दे आर बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट्स पे आ जाए। फंक्शन वाइज ये क्या बनाते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है?
ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसका मतलब ये इसका मेन फंक्शनल कंपोनेंट है जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो जब चूंकि ये एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स के साथ हमेशा याद रखें वर्ड एंजाइम्स हमेशा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट करने वाला निज़ाम है वो सारा एंजाइम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है और एज सच इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी आपके पास है फंक्शनल रोल के अंदर आप एंजाइम लिखेंगे नंबर 1, फिर आप बेटे लिखेंगे हार्मोन्स, और जो प्रोटीन्स के हार्मोन्स होते हैं उनको पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। कौन से? पेप्टाइड हार्मोन। ये वो जैसे इंसुलिन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये वो हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और एज सच बॉडी के अंदर मल्टीपल रोल्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कैरियर के तौर पे एक्ट करता है, और ज़रा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को भी क्लासिफाई कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो आपके सामने है इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है हीम और दूसरा बेटे क्या है ग्लोबिन। ये है प्रोटीन, और अगर नॉलेज में इजाफा करें तो ये बना हुआ है 574 अमाइनो एसिड से। ग्लोबिन जो प्रोटीन है, और ये 4 चेन्स में अरेंज होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, और एज सच इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये तो आपके पास हो गया विद रिगार्ड्स टू हीमोग्लोबिन। इसके अलावा ये बताना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट क्या करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या इसमें कर रहा है ये हीमोग्लोबिन? इट्स द मेन ऑक्सीजन कैरियर। 90% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, और उसका मेन कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन। ठीक हो गया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को मेंटेन करती है उसका नाम है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बोलते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी के अंदर मेंटेन करती हैं किसको? इस सारे लेवल को जो यहाँ पे होता है, मतलब ये कि बॉडी के इम्यूनोजेंस जो होते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं, जो एंटर होते हैं, उनको फिर ये डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीबॉडीज़, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि एंटीबॉडीज़ हैं क्या, तो नेचर वाइज एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन इस कदर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होता है उसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? फिब्रिनोजिन। ठीक है, फिब्रिनोजिन। ये फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, और ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है ये बॉडी के एग्जांपल दिया आपको फिब्रिनोजिन, ये बॉडी में क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। आपकी बॉडी में 13 ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी जगह पे खून बह रहा होता है तो वहाँ पे एक्ट करते हैं, और फिर जो है वो सारा निज़ाम बॉडी का रेगुलेट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, छठा, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स की मूवमेंट्स हैं उसके अंदर भी जो बेसिक रोल है वो प्रोटीन्स का। इसमें आप यहाँ पे मसल्स भी ले लें। मसल्स की मूवमेंट में भी आपको पता ही है 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। ये दोनों मसल प्रोटीन्स हैं जो मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं और डेफिनेटली मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट इस साइड पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 7th पॉइंट है क्रोमोसोमल मूवमेंट। क्रोमोसोमल मूवमेंट में जब क्रोमोसोम्स मूव करते हैं तो क्रोमोसोमल मूवमेंट्स आपकी किताब लिख रही है एनाफेज के अंदर, वैसे तो बाकियों में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट है, मेटाफेज में भी। एनाफेज के अंदर ये देखें, थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। फ़र्ज़ करें ये क्रोमेटिड अलहदा हो गए, क्रोमेटिड अलहदा हो गए और दरमियान में ये स्पेस क्रिएट हो रही है। तो ये जो क्रोमोसोम की सेपरेशन है ये सारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसका नाम क्या है? एक्टिन या मायोसिन, जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और एज सच इसी तरह ये मुस्तकिल यहाँ पे
मौजूद होता है। तो अब हमारे पास है क्रोमोसोमल मूवमेंट के साथ इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गिव द फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। जो इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की, जो फंक्शंस हैं उसको एक एक करके फिर देख लीजिए। प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, इसका मतलब सेल वॉल में सिर्फ लिपिड ही नहीं होते या सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं। आगे चल के चैप्टर 4 में जब हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको मज़ीद भी देखेंगे। देन फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाएँ तो इसमें दो मेन आपने लिखने हैं, एक एंजाइम लिखना है, दूसरा हार्मोन्स लिखना है। एंजाइम्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो उसकी एग्जांपल की आपके पास पेप्टाइड हार्मोन्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो दो मेन कंपोनेंट्स का मजमूआ है, हीम और प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन तो आपका प्रोटीन पार्ट है और इसके अंदर ये भी आपको मेन याद रखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मेन कैरियर प्रोटीन है। देन इम्यूनिटी के तौर पे देख लीजिए एंटीबॉडीज़ जो होती हैं अगेन ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। देन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स के तौर पे देख लीजिए, उसकी कॉमन एग्जांपल है फिब्रिनोजिन। देन मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स या मसल्स के ऊपर देख लें, एक्टिन या मायोसिन इसकी एग्जांपल है। आपके मेन मसल प्रोटीन्स हैं, देखें जैसे आप ये आपका बाइसेप मसल, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसमें ये एक्टिन और मायोसिन है जो मूव करता है। देन आपके पास है प्रोटीन्स पॉलीमर्स के तौर पे अमाइनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। फ्यू टू 3000 तक अमाइनो एसिड्स इसमें हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें क्रोमोसोम मूवमेंट का है। एनाफेज के अंदर ये आप देख सकते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बेसिकली बने ट्यूबुलिन प्रोटीन से और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेसेस में एक्टिन और मायोसिन भी होता है। मेन जो यहाँ पे प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन है और ये भी क्रोमोसोम्स की सेपरेशन और उसकी मूवमेंट के लिए अगेन प्रोटीन्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको बेटे आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स के ऊपर चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया होगा। आसान सा है बिल्कुल, बस ये है कि जो मैंने हेडिंग्स बनाई हैं और 2 दफ़ा बोल चुका हूँ अब आपके लिए, उनको मेरे बच्चों इन सब हेडिंग्स को एक दफ़ा प्रॉपरली गो थ्रू कर लेना और इनको अपनी किताब में एडअप भी कर देना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो किस तरह होते हैं, वो एक एक करके अब देखते हैं इसको। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स बेटे बने हुए हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो अकर करते हैं। उसमें से जो मेन है ना वो आपके पास हैं 20। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लें कि अमाइनो एसिड्स आपके पास 170 टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड या इसेंशियल या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन उसमें से जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं 170 टाइप्स में से, उसमें से जो मेन हम पढ़ते हैं और जानते हैं और जो ज़्यादातर प्रोटीन्स को बनाते हैं वो 20 हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की बेस के ऊपर मोस्ट प्रोटीन्स के अंदर ये होता है। ठीक हो गया, मोस्ट प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज अमाइनो एसिड के सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन। अगर इसकी आप अटैचमेंट्स देखें तो इसके साथ एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, COOH ग्रुप, दूसरी साइड पे R है, एक साइड पे NH2 है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। अब ये है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन ही क्यों? क्योंकि ये मेन कार्बन है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो आपके पास मेन कार्बन और ये जो सारी अटैचमेंट्स हैं ये R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और आप इसको हाइड्रोजन से ऑनवर्ड शुरू कर सकते हैं, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको पुट करके बाद में देख लेंगे। जिस तरह ये इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे इस बेसिक जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगी। अगर आप R को H पुट कर दो तो ये फार्मूला क्या बनेगा, देखें।
ग्लाइसिन। इसी तरह अगर आप R को मिथाइल ग्रुप पुट कर दें तो तब फार्मूला क्या बनेगा? एलानिन। ठीक है, तो यानी कि जो आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे R की जगह पे, उस सब्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर इसका नाम चेंज होता जाएगा। अगर R अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, अगर R जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है तो फिर ये एलानिन बन जाएगा और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहेगा। अच्छा, ये आपके पास है इसका मेन स्ट्रक्चर। अभी हम इसको टेकअप करते हैं विद रिगार्ड्स टू द पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स जब आपस में लिंक होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटे? वो बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ज़रा उसकी अरेंजमेंट देखते हैं। MCQs वाइज इसको देखें। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज, तो आंसर क्या होगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या आंसर होगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। फर्ज करें जी मैं यहाँ पे ये मैंने लिया है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ही क्यों लिया है, मतलब ग्लाइसिन कैसे? R की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिया मैंने, तो ये आपके पास बन गया ग्लाइसिन। जब आप इस ग्लाइसिन को कंबाइन अप करोगे एलानिन के साथ, ये एलानिन ले रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो ये बताना है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एनी टू अमाइनो एसिड्स इज, तो आंसर इसका क्या होगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लो, माइनस कर दो H2O, वाटर रिमूव कर दिया आपने। तो जो आपके पास बाकी बचा वो क्या था? अब हम उसको टेकअप करते हैं जिस तरह वो बच रहा है और जो आपको नज़र आ रहा है। NH2CH, कार्बन डबल बॉन्ड O, NH, देन CH3COOH और फिर H। तो ये जो आपको बेटे मिला है ना, दिस वन, ये जो सेंटर वाला, ये वाला, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड हो NH। ये वो बॉन्ड है जो आज के लेक्चर की बुनियाद है आपके लिए। इस लेक्चर में आपने जो मेन बॉन्ड किया है वो बेसिकली ये है पेप्टाइड बॉन्ड। चंद लाइनें मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ इसमें से। लास्ट पैराग्राफ है पेज 27 का, वहाँ से आप भी पढ़िएगा। ये पहला शॉर्ट होगा इस पैराग्राफ में। व्हाट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड? लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड and hydrogen of amino group of an other amino acid release water and CN link to form a bond। उस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये हो गया जो लिंकेज बनी और दरमियान में एक कार्बन डबल बॉन्ड NH बना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो कंपाउंड बना ग्लाइसिन और एलानिन के मिलने से, उस कंपाउंड का नाम कर लें ग्लाइकाइल एलानिन। ये कंपाउंड है जो ग्लाइसिन और एलानिन के कंबाइन अप होने से या मिलाने से मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं आप ग्लाइकाइल एलानिन। ठीक हो गया बेटा, ये सेकंड पॉइंट हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये जो अब बना है आपके पास, ये आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है। अगर कोई नाम पूछे तो ग्लाइकाइल एलानिन, इसके अलावा ये डाईपेप्टाइड है। दो अमाइनो एसिड्स को जो जोड़ने से बनता है वो डाईपेप्टाइड है। जो तीन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने से बनता है वो ट्राईपेप्टाइड है। अगर ज़रा गौर करें कि NH2 यहाँ पे फारेग है, ये COOH यहाँ पे फारेग है, इसका मतलब यहाँ पे भी अटैचमेंट साइड बाय साइड हो सकती हैं और वो इसके साथ आके मिल सकता है। तो जब ये अटैचमेंट्स होती जाएंगी तो डाई, ट्राई, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड, एक लंबी चेन अमाइनो एसिड्स की बनती चली जाएगी और यही हैं जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों ने आज के लेक्चर में ये चीज़ सीखी होगी। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में मिल रहे हैं और वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये रिएक्शन का नाम याद रखना है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जैसे ये कंबाइन हो रहा है वो याद रखना है और इसको अच्छे अंदाज में क्लियर अप करके फिर आगे को बढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा क्लियर हुआ होगा और आपने इसको देखा होगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको इसी जगह से शुरू करेंगे और फिर इसको आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है।